क्लास 12th हिंदी अध्याय नंबर 2 जो कि आपके काव्यखंड से रहेगा। पतंग आलोक धनबा इसके रचयिता हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक एक करके आपके सभी चैप्टर्स को कवर करते जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 की हमने व्याख्या कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 2 की जो कि आपका काव्यखंड का चैप्टर है पतंग, है ना, जिसका नाम पतंग है, इसको हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। यानी कि इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे, इसको इजी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कविता का परिचय दे देता हूँ ताकि आप समझ सकें कि कविता में बताया क्या गया है ना। तो सबसे पहले कविता का परिचय आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कि किस उद्देश्य से वो कविता लिखी गई है। देख सकते हैं यहाँ पे पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल सुलभ इच्छाओं मतलब जो बच्चे होते हैं उनकी लीलाओं का या कहें इच्छाओं का वर्णन यहाँ पे किया गया है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, गंभीर काव्य के चित्रे कवि आलोक धनबा जी, ये रहे आलोक धनबा। इन्होंने संकलित कविता पतंग में बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है ना। जो प्रकृति के परिवर्तन होते हैं, बाल यानी कि बच्चों की जो प्रक्रियाएं होती हैं, क्रियाकलाप उनके होते हैं, उनको कहीं ना कहीं जोड़ते हुए एक तरीके से और उस परिवर्तन को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है अपने सुंदर बिंबों के द्वारा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पतंग नामक आपकी ये कविता है, इसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो 2-3 कवितांश हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पूरा कवितांश दिखा देता हूँ, फिर मैंने इसे तोड़ करके इसका व्याख्या लिखी है ना, संदर्भ लिखा है, तो वो आप अच्छी तरीके से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये सारी लाइन्स पढ़ के दिखा देता हूँ। आपके पास बुक है तो ज़रूर से पढ़ते जाइएगा। सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। देखिए, वहीं यहाँ पे प्रकृति की बात की जा रही है, वहीं यहाँ पे बच्चों की लीलाओं की बात की जा रही है, बच्चों की इच्छाओं की बात की जा रही है ना। बाल सुलभ जो क्रियाकलाप होते हैं, क्रियाएं होती हैं, उनकी बात की जा रही है। देखिए, मैं यहाँ पे कैसे कह सकता हूँ ऐसा, क्योंकि देखिए सबसे तेज बौछारें गई, ये यहाँ पे प्रकृति की बात हो गई ना। भादों गया, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ, यहाँ पे प्रकृति है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद ऋतु आ गई है ना। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों की बात की जा रही है ना। तो यही तो कविता में बताया गया है, बच्चों का और प्रकृति का, इनका जो है, इनकी क्रियाकलापों का वर्णन हुआ है ना। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। देखिए, तो ये आपका पहला पूरा कवितांश है, इसे मैंने यहाँ पे पढ़ दिया है। ओके, आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। अब मैंने इसे क्या किया है, इसे तोड़ करके लिखा है, क्योंकि आपको तोड़ के समझाऊंगा ना आपको। ये देखिए, उसी काव्यांश की ये अगली 4 लाइन्स हैं। ओके, फिर ये अगली 4 लाइन्स रहेंगी, है ना। इसी प्रकार से मैंने इसको पूरा समझाया गया। तो इसके प्रसंग में आपको क्या लिखना है, तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने प्रकृति एवं मौसम में होने वाले परिवर्तन एवं बच्चों की जो है उमंगों का सजीव चित्रण किया है। देखिए, आप उन पंक्तियों को पढ़कर ही बता सकते हैं कि भाई इसमें कहा क्या जा रहा है। प्रसंग में वही तो बताना होता है, एक छोटे से शब्दों में बताना होता है प्रसंग में आपको कि इसमें कहा क्या जा रहा है। ओके, और व्याख्या में आपको उसका पूरा वर्णन करना होता है, जो कि एक सारगर्भित तरीके से किया जाता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 4 लाइनें थी आपकी, सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। ओके, तो इन लाइनों का आप क्या यहाँ पे भावार्थ लिखेंगे, है ना। तो इनका भाव अर्थ क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं। भादों का महीना बीता, इस महीने में बहुत ही तेज बारिश हुई। देखिए, यहाँ पे यही ना कहा गया है कि सबसे तेज बौछारें हुई, है ना। गई, भादों गया सवेरा हुआ, है ना, मतलब बौछारें यानी कि बहुत तेज बारिश। जो बौछार का मतलब क्या है, तेज बारिश, है ना। और भादों का महीना जो है बीत गया है, यही यहाँ पे बात की गई पहली लाइन में। ओके, और खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ, है ना। यहाँ पे शरद ऋतु की बात की जा रही है, शरद ऋतु आई, यह ऋतु इतनी उजली थी मानो अंधेरे के बाद सवेरा हो गया हो। शरद का सवेरा जो है खरगोश की आंखों जैसा लाल भूरा था, है ना। तो इसे लिखते हुए कंप्लीट करेंगे। ओके, अगली 5 लाइन्स को देखेंगे। यहाँ पे, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और देखिए, इतने सरल तरीके में और शॉर्ट तरीके में यहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है ना कि आपको ये बहुत ही सरल लगेगा और इसे याद करने में कठिनाई नहीं आएगी। और ये कोई यहाँ पे गाइड का कॉपी नहीं है ना। ये टीचर द्वारा यहाँ पे शॉर्ट करके बच्चों को क्लास में लिखाया गया है, उसी का यहाँ पे टाइप है ना। तो इसे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि ये कठिन नहीं है, इसमें ज़्यादा यहाँ पे कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे आपके लिए तैयार किया गया है ना।
तो ये इसका क्या रहेगा भावार्थ। यहाँ शरद की तुलना साइकिल चलाने वाले बालक से की गई है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने को आती है आपकी, तो क्वेश्चन में भाई कोई भी लाइन्स दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको शुरू का ही देंगे, है ना। तो बीच से उन्होंने लाइन उठा के दे दी है ना, तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए कविता पढ़ना जरूरी होता है ना। इसीलिए कविता पढ़ना जरूरी होता है, उसके कवि का नाम पता होना चाहिए, है ना, कि कवि कौन है भाई, इसके लेखक कौन है, ये आपको जरूर से पता होना चाहिए। तो इसके लेखक कौन है, आलोक धनबा, है ना, इसके कवि आलोक धनबा है ना। तो यहाँ शरद की तुलना साइकिल चलाने वाले बालक से की गई है ना। तो ये देखिए यहाँ पे अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, है ना, तो चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए शरद की तुलना जो है बालक से की गई है, जो कि साइकिल तेज चलाते हुए आ रहा है। इसी प्रकार से शरद यहाँ पे आ रहा है ना, शरद ऋतु आ रही है, तो वही कहा गया है। कभी शरद की सुबह का मानवीकरण करते हुए कहता है कि ऐसा जान, यहाँ पे कवि है ना, तो जैसे कोई अपनी चमकीली साइकिल को तेजी से चलाते हुए सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। देखिए जब शरद ऋतु आती है ना, तो एकदम चमक चमक होती है ना। जब सवेरा होता है तो एकदम लाल सवेरा, है ना। तो इस तरीके से कभी यहाँ पर पढ़ना चाहिए। चमकीली साइकिल चलाते हुए उसकी घंटियाँ बजाते हुए शरद की यह सुबह अपनी चमकीली इशारों से बच्चों के झुंड को बुला रही है ना। मतलब ये जो सुबह है ना, ये भोर हुई, ये बच्चों को बुला रही है ना, एक तरीके से आह्वान दे रही है। तो यही लिखेंगे। ओके, अगली लाइन की ओर हैं। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको चैप्टर नंबर 1 है जो आत्म परिचय, उसका पूरा उसमें वर्णन दिया गया है। आपको अच्छी तरीके से उसे पढ़ लेना है। उसका मैंने उसमें पूरी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या समझाई है ना, क्या विशेष आपको लिखना है। ओके, तो जो संदर्भ और विशेष है वो आपको नीचे में आपको बताऊंगा, बिल्कुल सब में आपको सेम ही लिखना है ना। देखिए इसका भावार्थ किस प्रकार से लिखेंगे। इसने आकाश को मुलायम बना दिया, अर्थात बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है और हवा थोड़ी तेज चलने लगी है ताकि पतंग उड़ सके। पतंग दुनिया की सबसे पतली, हल्की और रंगीन चीज है, ऐसा कवि यहाँ पे कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की लाइन है आपकी, देखिए अपनी किताब में जरूर से मिलाते जाइएगा। कवितांश सेकंड यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने बिल्कुल देख करके ही आपको ये अलग अलग क्यों मैंने यहाँ पे लिखी है, क्योंकि आपको आसानी हो समझने में। ओके, तो इतने ही लाइन्स आती है और वहाँ पे वो आपको संदर्भ प्रसंग सहित पेपर में करने के लिए कोई बड़ा आपको पूरा का पूरा काव्यांश नहीं दे दिया जाएगा, है ना। इसलिए मैं आपको तोड़ तोड़ करके बता रहा हूँ, तो आपको लेकिन पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, तो बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, है ना। उसमें लगी बांस की कमानी भी बहुत पतली होती है जब पतले कागज, है ना। बांस की कमानी की बात की जा रही भाई, जो कि पतंग में लगी हुई होती है। आपने देखा होगा पतंग कुछ इस प्रकार से होती है और ऐसे पतंग होती है। यहाँ पे देखिए ऐसी लकड़ी लगी होती है ना, ऐसी। तो ये बांस की कमानी, इसी की बात की जा रही है ना। तो ये बांस की कमानी है ना। तो बांस की कमानी बहुत पतली होती है। जब पतले कागज और कमानी से बनी पतंग आकाश में उड़ती है तो बच्चे खुशी के मारे सीटियाँ बजाने लगते हैं और पतंगों से भरा आकाश ऐसा लगता है मानो यह रंग बिरंगी तितलियों की कोई चलती फिरती कोमल सृष्टि हो, है ना। नाजुक दुनिया हो, है ना, कोमल सृष्टि हो, है ना। अपने शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, ऐसा नहीं कि जो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको वही, है ना। सृष्टि की जगह आप दुनिया लिख सकते हैं ना, कोई भी शब्द यूज़ कर सकते हैं, वैसे जो उसका पर्यायवाची बने। ओके, कवितांश सेकंड की ओर बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लंबा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। जन्म से कसेबे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब भी दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो इस पूरी पंक्तियों को पढ़ने के बाद मैंने इन्हें अलग अलग तरीके से लिखा है, यानी कि तोड़ तोड़ करके लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। प्रसंग देखेंगे, देखिए संदर्भ की आप टेंशन मत लीजिए, संदर्भ आप सभी का जो है नीचे दिया गया है ना, पूरा का पूरा आप देखेंगे, वहीं पे आप पूरा करेंगे। ओके, तो इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है, इस काव्यांश में कवि बच्चों के कोमल और उल्लासित मन तथा उनके शरीर में व्याप्त ऊर्जा और उत्साह को वर्णन कर रहा है। किस तरीके से बच्चों में उत्साह जागता है उसका वर्णन यहाँ पे कवि कर रहे हैं। ओके, तो पहली 3 लाइंस क्या हैं। जन्म से कसेबे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब भी दौड़ते हैं बेसुध, है ना। चलिए इन लाइंस का जो है यहाँ पे आपको भावार्थ बता देते हैं। कवि कहता है कि बच्चे तो जन्म से ही अपने साथ कपास जैसी कोमल भावनाएं और लचीला शरीर लेकर आते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। जन्म से कसेबे, है ना, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, है ना। कपास जैसी कोमल भावनाएं, है ना, और लचीला शरीर लेकर आते हैं। न केवल उनकी भावनाएं स्वच्छ, पवित्र और कोमल होती हैं, है ना,
और बल्कि उनकी शारीरिक सक्रियता भी देखते ही बनती है। भाई जो बच्चों में जो सक्रियता होती है ना, जितने वो एक्टिव रहते हैं वैसा कोई नहीं रहता है ना। अपन भी बड़े होने के बाद ना थोड़ी तो अपन में कहीं ना कहीं आलस आ जाती है, लेकिन जो बच्चों में एक्टिविटी, जो कार्य करने की जो एक्टिविटी रहती है ना, तो वो नहीं रहती किसी में। तो वही यहाँ पे बताइए, देखते ही बनती है ना, उनकी जो शारीरिक एक्टिविटी होती है ना वो देखते ही बनती है, ऐसा यहाँ पे कवि कह रहे हैं, है ना। जब भी दौड़ते हैं बेसुध, तो उनके बेचैन चंचल पैरों को थमने रुकने की सुध नहीं रहती है ना, वो बेसुध दौड़ते जाते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, है ना। अगली दो लाइंस क्या कह रही हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हो। भाई छतों पे भी वो मानो इस तरह दौड़ते जाते हैं जैसे छत बहुत नरम हो, है ना। उन्हें कोई ये लेना देना नहीं होता कि मुझे यहाँ पे कुछ लग जाएगा या क्या हो जाएगा, वो कोई चिंता ही नहीं होती भाई, है ना। तो ये यहाँ पे वही कहा गया है, वे कठोर छतों पर इस तरह दौड़ते हैं कि मानो वे बहुत नरम हों, उनके नरम पैरों से छतें भी नरम हो जाती हैं। तो जिसको भी देखे, जिसको भी सभी चैप्टर्स के MCQs चाहिए हैं, तो वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताएगा, है ना। आप लोग यदि कमेंट करेंगे तो ही मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तो जल्दी से वीडियो आ जाएगा। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो मैं सभी जो है आपके चैप्टर्स के अलग अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप कमेंट में बताइएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगली लाइंस की ओर। बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि दिशाओं को अपनी बोलियों से मृदंग की भांति झंकृत और कंपायमान कर देते हैं, है ना। तो मृदंग की तरह, है ना, मृदंग जब बजती है तो थोड़ी कंपन तो उसमें होता है, तो वही इसमें बात की जा रही है। झंकृत, इस जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इस शब्द का उपयोग उसमें भी किया गया है ना। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, आत्म परिचय में आपने से पढ़ा होगा, है ना। तो जो बच्चे हमसे कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं, पढ़ते हैं, तो उनके लिए वीडियो प्रॉपरली देखना बनता है ना, तो वो देखते भी हैं और उनको अच्छी तरीके से याद भी होता जा रहा है। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, डाल को बरह लचीले बेग से अक्सर, है ना। खेलते हुए और पतंग उड़ाते हुए बच्चे इधर उधर दौड़ते भागते हैं, उनके शरीर में इतना अधिक लचीलापन होता है कि वे पेड़ की डाली की तरह लगते हैं ना, मतलब इतनी लचक होती है ना कि वो पेड़ की तरह, डाली की तरह ऐसे, है ना, लटकते हुए दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार पेड़ों की डालियाँ अपने लचीलेपन के कारण ही हवा से इधर उधर लह जाती हैं, उसी तरह खेल के मैदान में बच्चे भी अपने शरीर में लचक खाते रहते हैं ना। तो यही यहाँ पर बात की जा रही है, मतलब प्रकृति की क्रियाओं को और बच्चों की क्रियाओं को एक कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास इस कविता में हुआ है। यही मैं शुरू से कहने की बात कर रहा हूँ। देखिए, कवि कह रहा है ना कि पेड़ों की जो डालियाँ होती हैं वो लचक खाती हैं, उसी तरीके से बच्चे जब खेलते हैं मैदान में तो वो भी लचक जाती है ना। तो वही यहाँ पे कवि ने कहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली 4 लाइंस की ओर। यहाँ पे छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, सिर्फ उन्हें ही रोमांचित शरीर का संगीत पतंगों की धड़कती ऊंचाइयों उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। चलिए देखते हैं, वे छतों के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए भी ऐसी गतिविधि करते हैं मानो पेड़ की लचीली डाल से लटक कर लचकीली गति से झूल रहे हों। इतना खतरा उठाते हुए भी वे बचते हैं। वे अपने रोमांचित शरीर के मस्त लय के कारण पतंग की ऊपर ऊपर जाते हुए धड़कनें उन्हें गिरने से रोक लेती हैं, है ना। कवितांश नंबर 3 आपका यहाँ से स्टार्ट हो चुका है भाई। तो ये लास्ट कवितांश है आपका। चलिए इसको देख लेते हैं, पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे। तो पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। चलिए यहाँ पे इनकी लाइंस देख लेते हैं। तो पतंग उड़ाने वाले बच्चे मानो पतंग के साथ साथ खुद भी उड़ रहे हैं। यूँ तो कभी नहीं गिरते, परंतु यदि कभी कभार छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं तो बच जाते हैं, तो पहले से भी अधिक निर्भय हो जाते हैं, है ना। तब वे क्या करते हैं, अत्यधिक उत्साह के कारण सुनहरे सूरज के समान लगते हैं, है ना। तब भी अपने बेचैन पैरों से मानो सारी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। इस तरीके से दौड़ते हैं, इस तरीके से घूमते फिरते हैं ना, चाहते हैं। उनका उत्साह कई गुना बढ़ जाता है ना, उत्साहित होते हैं। तो इसके संदर्भ में क्या लिखेंगे, समस्त पंक्तियों की बात कर रहा हूँ, जितनी भी मैंने इसमें कवितांश बताए, पंक्तियाँ बताई, कोई भी पंक्ति यदि पेपर में आ जाती है या आपको लिखना है तो किस तरीके से आप इसका संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ लिखेंगे, तो देखिए संदर्भ है ना, संदर्भ यहाँ पे लिखा हुआ प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। आरोह के पतंग नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसके रचयिता जो है
आलोक धनबा जी हैं, आलोक धनबा हैं, इस प्रकार से आप लिख देंगे। ओके, तो ये आपको कंप्लीट कर देना है। देखिए विशेष में आपको क्या लिखना है, कोई भी पंक्ति यहाँ पे आपको कविता की पेपर में दी जाती है, टेस्ट में दी जाती है, किसी प्रकार से आपको इसका अगर विशेष लिखना है, देखिए विशेष लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पेपर में नहीं भी लिखा है तो भी आप लिखेंगे तो आपके नंबर कटने के कोई चांस नहीं रह जाती, इसलिए विशेष लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए तो कविता की भाषा जो है साहित्य खड़ी बोली है। प्रतीकों और बिंबों के प्रयोग के कारण कविता के प्रभाव में वृद्धि हुई है। कवि ने अलंकारों को काफ़ी सुंदर प्रयोग किया है। कवि की भाषा लयात्मक, काव्यात्मक तथा भावानुरूप है ना। तो और ये भी लिख सकते हैं साथ ही प्रकृति और बच्चों की क्रियाकलापों का वर्णन है, ये भी जरूर से लिखेंगे। ओके, देखिए आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके अगले चैप्टर की व्याख्या होगी या फिर आपका अगले चैप्टर के MCQs वगैरह हो सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए आपको कौन सा वीडियो पहले चाहिए, तो जल्दी ही वीडियो आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पिछला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा जो कि आपका आत्म परिचय नामक पाठ का है।